नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो मध्यकालीन है। मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि खान सर के पीडीएफ का है दोस्तों। और यह यूपीएससी, बीपीएससी और सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है दोस्तों। यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस, सीडीए, बिहार दरोगा, रेलवे, एनडीए, बीएसएससी, सभी एग्ज़ाम के लगभग इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और यह खान सर का पीडीएफ है। और आज दोस्तों हम जो देखेंगे, थ्योरी का क्वेश्चन देखेंगे। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन देखने के बाद उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए तो हम शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत। ठीक, चलिए तो पहले हम देखेंगे, पहले पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, हमको पढ़ना है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम आक्रमण कब कब हुए थे? एक दो बार हुआ, एक अरब मुस्लिम आक्रमण और एक तुर्की आक्रमण। जो अरब मुस्लिम आक्रमण का नेतृत्व कर रहा था मोहम्मद बिन कासिम था, और तुर्की आक्रमण में दो लोग थे, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी। ठीक, तो चलिए इन लोगों के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण। भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण। तो भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में बुदैला और उबैदुल्ला के नेतृत्व में, बुदैला और उबैदुल्ला के नेतृत्व में हुआ था। और ये दोनों जो आक्रमण हुए थे दोनों असफल रहे दोस्तों। तो पूछेगा भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो 711 ईस्वी में बुदैला और उबैदुल्ला के नेतृत्व में हुआ था, और दोनों ये असफल आक्रमण थे। भारत पर पहला जो सफल आक्रमण था, सफल आक्रमण करने वाला जो मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पर सफल आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम था, पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी था। ठीक, और एक इसने 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को हराया था, दाहिर को पराजित किया था। और राजा दाहिर जो हैं चच वंशज के थे। राजा दाहिर जो किस वंशज के थे? तो चच वंशज थे। उस समय सिंध की राजधानी ब्राह्मणवाद या अरोह थी। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में राजा दाहिर को पराजित किया था। और राजा दाहिर जो है चच वंश के वंशज थे। और उस समय सिंध की राजधानी जो थी ब्राह्मणवाद या अरोह थी। और बात करें आगे जो है, तो अरबों की सिंध विजय पर, अरबों की सिंध विजय का प्रमाण जो है चचनामा या फतहनामा ग्रंथ से मिलता है। अरबों की जो सिंध पर विजय किया था वो किस पुस्तक से मिलता है? वो चचनामा या फतहनामा ग्रंथ से मिलता है, जिसकी रचना जो है अली अहमद ने किया है। चचनामा या फतहनामा का जो रचना किया है वो अली अहमद ने किया है। इस पुस्तक को अरबी भाषा में रचना करने वाले हैं अबू मुआसिर, जो अरबी में भाषा में इसका रचना किए वो अबी मुआसिर ने किए थे। ठीक, आगे देखते हैं। कह रहा इसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, ना कि विजय विस्तार करना था। इसका जो मोहम्मद बिन कासिम का था उद्देश्य, यह धन लूटता था, आक्रमण किया, धन लूटा, इस्लाम धर्म का प्रचार किया, और राज्य विस्तार के लिए यह आक्रमण नहीं करता था दोस्तों। तो ठीक, मोहम्मद बिन कासिम जो है 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया था। पहले 712 ईस्वी में जो है सिंध को जीता, और 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया। और यहाँ से इसे इतना अधिक सोना मिला, सोने का भंडार मिला,
जिसे इतिहास में मुल्तान को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। स्वर्ण नगरी जो है मुल्तान को कहा जाता है। इसने जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है जीते हुए क्षेत्र की राजधानी अल मंसूरा बनाया था। मोहम्मद बिन कासिम जो है जब मुल्तान को जीत लिया और उसे जो उसकी राजधानी जो बनाया अल मंसूरा बनाया। आगे देखते हैं। राजधानी अल मंसूरा बनाने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण के फलस्वरूप अरबी संस्कृति को भारतीयों ने और कुछ भारतीय संस्कृति को अरबवासियों ने अपनाया। जब मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण कर दिया था मुल्तान पर, तो वहाँ कुछ अरबी जो है भारतीय संस्कृति को अपनाए और कुछ अरबी जो है भारतीय संस्कृति को अपनाए और भारतीय लोग जो हैं अरबी संस्कृति को अपनाए। ठीक, और अरब और हिंदू संस्कृति के मिश्रण के परिणाम स्वरूप अरबवासियों ने भारत के खगोल शास्त्र, अंकगणित, चिकित्सा शास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा और इसका प्रचार प्रसार यूरोप में भी किया। जो अरब और हिंदू संस्कृति के मिश्रण के परिणाम स्वरूप अरबियों ने जो भारत के खगोल शास्त्र और अंकगणित, चिकित्सा शास्त्र और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र को में बहुत कुछ सीख लिया था, उसका प्रचार प्रसार अपने यूरोप में भी किए। और अगला जो है कह रहा, सर्वप्रथम अरबवासी जो है मुस्लिमों ने भारतीयों को हिंदू कहा था। भारतीयों को हिंदू कहने वाला कहकर संबोधित कौन किए थे? तो सबसे पहले अरबवासियों ने भारतीयों को हिंदू कहकर संबोधित किए थे और इस देश का नाम हिंदुस्तान कहा था। हिंदुस्तान पहले कौन कहा था? तो अरबवासियों ने हिंदुस्तान कहा था। अरब आक्रमण के फलस्वरूप भारत में पर्दा प्रथा का तीव्र गति से विकास हुआ था। अरब आक्रमण जब हुआ था तो उस समय जो है पर्दा प्रथा का तीव्र गति से विकास हुआ। इसके साथ ही जजिया या जकात और खराज जो है भूस्वराज नामक के कर के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई। जजिया कर और जकार खराज नामक कर के बारे में जानकारी भी, टैक्स के बारे में जानकारी भी प्राप्त हुई। और मोहम्मद बिन कासिम जो है मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। तो भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला कौन शासक था? क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो कौन था वो? मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। जजिया कर जो है, जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक टैक्स था। ठीक, और मोहम्मद बिन कासिम जो है 5 लोगों को जो जजिया कर से मुक्त रखा था। 5 लोग कौन कौन से थे? एक थे बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग, औरत। इन लोगों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। इन 5 लोगों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। और फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। आगे पढ़ेंगे हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिर देखते हैं, मुगल बादशाह जो अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। फिर औरंगजेब ने इसे 1669 में पुनः जजिया कर लगा दिया। एकमात्र मुगल शासक औरंगजेब ने अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूला था। जजिया कर जो है उससे मिलता जुलता क्वेश्चन दोस्तों। मुगल बादशाह जो अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर को प्रथम बार समाप्त करने वाला कौन शासक था? तो मुगल बादशाह जो अकबर था, इन्होंने सबसे पहले 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। फिर औरंगजेब आता है और 1679 ईस्वी में फिर जजिया कर लगा देता है। और एकमात्र मुगल बादशाह औरंगजेब ने जो है अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूला था। आगे देखते हैं,
जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह कहते हैं, वह समाप्त किया था। तो जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त करने वाला कौन शासक था? तो मोहम्मद शाह या रंगीला बादशाह कहा जाता है, वह समाप्त किया था जजिया कर को अंतिम रूप से। फिर कह रहा है विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, चरक संहिता, आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत तथा सुश्रुत संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था। अरबों ने सिंध में ऊंट पालने की प्रथा तथा खजूर की खेती प्रारंभ किया था। अरब वाले जो थे उन्होंने सिंध प्रांत में ऊंट पालने की प्रथा और खजूर की खेती करने का प्रारंभ किया था सिंध में। चचनामा ग्रंथ के अनुसार सुलेमान के उद्देश्य चचनामा ग्रंथ के अनुसार सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई थी। तो मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कैसे कर हुई थी? सुलेमान ने आदेश दिया था, मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दिया। ठीक, अब आगे देखते हैं भारत पर तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण कब हुआ था, कौन किया था? तो तुर्क आक्रमण में पढ़ेंगे हम दो लोगों के दोस्तों, मोहम्मद गौरी और गजनवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें है भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय तुर्कों को दिया जाता है। तुर्क चीन की उत्तरी पश्चिम सीमाओं पर निवास करने वाले हैं। एक लड़ाकू बर्बर जाति था जो उमैया वंशी शासकों के संपर्क में आने के बाद इस्लाम धर्म अपना लिया। उमैया वंशी के शासकों के संपर्क में आने के बाद इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया। इनका उद्देश्य एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना था। जो तुर्क आक्रमणकारी थे, इनका जो उद्देश्य था वो मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना था। आगे देखते हैं। कह रहा अल्पतगीन जो है अफगान प्रदेश में गजनवी साम्राज्य का स्थापना किया। अल्पतगीन जो है अफगान में गजनवी साम्राज्य की स्थापना किया और भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था। पहला आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन था। और उसमें अरब आक्रमणकारी में कौन था सबसे पहले? तो मोहम्मद बिन कासिम जो सफल आक्रमणकारी था। उससे पहले 711 ईस्वी में जो कौन कौन से थे? उबैया और बुदैला, इन्होंने आक्रमण किया और असफल रहे। और तुर्क आक्रमण सबसे पहले आक्रमणकारी जो था ये था सुबुक्तगीन। तुर्क आक्रमणकारी सर्वप्रथम था। ठीक, और कह रहा सुबुक्तगीन जो है अल्पतगीन का गुलाम था। सुबुक्तगीन जो है अल्पतगीन का गुलाम था, जो बाद में अल्पतगीन का दामाद बन गया। ठीक, दामाद बन गया, गुलाम से दामाद बन गया डायरेक्ट। ठीक, और कह रहा है इसने 986 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पेशावर में पराजित कर दिया था। कौन था? सुबुक्तगीन जो है 986 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासक जो जयपाल को पेशावर में पराजित कर दिया था। उसके बाद आता है महमूद गजनवी। कहता है सुबुक्तगीन का पुत्र जो था महमूद गजनवी था, जो अफगान के गजनी का रहने वाला था। महमूद गजनवी ने 998 ईस्वी पर गद्दी पर बैठा था। महमूद गजनवी जो है किसका पुत्र था? तो सुबुक्तगीन का था। और इन्होंने जो है 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और यह गजनी का रहने वाला था, अफगान के गजनी का रहने वाला है। आगे बात करें तो इसने जो है 1000 से 1027 के कुल बीच में 17 बार आक्रमण किया था। 27 वर्ष में 17 बार आक्रमण करने वाला जो शासक है मोहम्मद गजनी था। आगे बात करते हैं। इसने मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए
धन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया था। ठीक, लूटने के लिए भारत पर चला आया। इसने मध्य एशिया में एक बड़ा साम्राज्य विस्तार करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, धन की कमी हो गई तो इन्होंने भारत से आक्रमण किया और यहाँ से धन ले गया। ठीक, और इसने जो है 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही वंश के ऊपर आक्रमण किया। उस समय इसकी राजधानी जो है वहीद थी। इस समय यह जो है शासक, यहाँ के जो शासक थे जयपाल थे। जो 1001 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण किया महमूद गजनवी, तो उस समय वहाँ के जो शासक थे जयपाल थे। ठीक, आगे बात करते हैं। जयपाल एकमात्र शासक है जो पराजित होने पर आत्महत्या कर लिया था। ठीक, समझ में आया दोस्तों? जयपाल एक ऐसा शासक है जो पराजित हो गया, लेकिन खुद को शर्मिंदा महसूस करते हुए उन्होंने अपनी आत्महत्या कर लिया था। जयपाल एकमात्र शासक है। इन्होंने जो है 1008 ईस्वी में नगरकोट पर हमला किया और ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके अवशेष को गजनी ले गए। गजनी ले जाकर मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंक दिया। समझ रहे हैं दोस्तों? महमूद गजनवी जो था 1008 ईस्वी में नगरकोटा पर हमला किया। वहाँ के जो ज्वालामुखी मंदिर था उसको खंडित किया। खंडित करने के बाद जो उसका अवशेष था, कुछ अवशेष को ले गया, अपने जाकर मस्जिद का जो निर्माण कर रहा था उसके सीढ़ियों का, उसका जो अवशेष ले गया सीढ़ियों पर फेंक दिया। आगे बात करें तो महमूद गजनवी को बूत सिकन या मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है तो महमूद गजनवी को। इन्होंने जो है कि ज्वालामुखी मंदिर को लूटा था और अपने जो मस्जिद बनवाने के लिए वहाँ पर सीढ़ियों पर, जो यहाँ से अवशेष ले गया था, सीढ़ियों पर बिछा दिया सिर्फ अपमान के लिए। और आगे कह रहा दोस्तों, भारत में महमूद गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान जो है 1025 से 1026 में सोमनाथ मंदिर, जो सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है, सोमनाथ के मंदिर को पर आक्रमण किया और उस समय वहाँ का शासक भीम प्रथम थे। ठीक, जो महमूद गजनवी था 1025-26 में आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर पर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात के जो शासक थे भीम प्रथम थे। आगे देखते हैं क्या होता है। इस युद्ध में कह रहा, इस युद्ध में 50,000 से अधिक लोग मारे गए थे। जो सोमनाथ मंदिर लूटने आया था महमूद गजनवी, तो इस युद्ध में जो है 50,000 से अधिक लोग मारे गए। महमूद और इस मंदिर को पूर्णतः नष्ट कर दिया था। इसकी कुल संपत्ति को लेकर सिंध के रेगिस्तान से वापस लौट गया। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, 50,000 लोग मारे गए उसमें, फिर भी जो है उसको खंडित कर दिया, मंदिर को नष्ट कर दिया। तो उसकी जो कुल संपत्ति थी उसको अपने सिंध में लेकर रेगिस्तान से वापस चला गया। अगला है 1027 ईस्वी में। 1027 ईस्वी में इसने जाट के विरुद्ध अपना आक्रमण किया था। 1027 में महमूद बिन गजनवी जो था किसके विरुद्ध आक्रमण किया था? 1027 में जो जाट के विरुद्ध अपना आक्रमण किया और उन्हें पराजित भी कर दिया। आक्रमण तो करता था लेकिन पराजित भी कर देता था दोस्तों, क्योंकि सोमनाथ को लूटकर वापस जाते समय महमूद गजनवी को जाटों ने क्षति पहुंचाई थी। जब यह सोमनाथ मंदिर को लूटकर जा रहा था अपने क्षेत्रों में, अरब में, तो यहाँ जो रास्ते में जाते समय जाटों ने इनको, जो जाट संप्रदाय कुछ लोग थे, तो उन्होंने इन पर आक्रमण किया था। तो उस समय कुछ नहीं बोला, फिर वापस आया 1027 ईस्वी में, तो इन्होंने जाट के विरुद्ध जो है आक्रमण कर दिया और उनको पराजित भी कर दिया। महमूद गजनवी का सेनापति जो था अयाज सुल्तान था।
महमूद गजनवी का सेनापति कौन था? अयाज सुल्तान था। यह फारूकी, उल्तिब, फिरसौदी और अलबरूनी जैसे विद्वान गजनी के दरबार में रहते थे। फारूकी, उल्ती, फिरसौदी, अलबरूनी जैसे विद्वान जो है महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। जो उल्ती ने किताब लिखा था उल यामनी की रचना की है। उत्वी जो क्या है उल यामनी की रचना किया है। फिरसौदी जो है शाहनामा लिखा है, जबकि अलबरूनी तहकीक ए हिंद लिखे हैं। अलबरूनी जो है महमूद गजनवी का विद्वान था और यह तहकीक ए हिंद पुस्तक लिखे हैं। आगे बात करें अलबरूनी इतिहासकार दर्शन। अलबरूनी जो था इतिहासकार, दार्शनिक और संगीतज्ञ तथा इसका वास्तविक नाम जो था अबू रेहला था। अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था। अलबरूनी जो है इतिहासकार भी था, दार्शनिक था, साथ ही साथ संगीतज्ञ भी था और इसका वास्तविक नाम जो था अबू रेहाल मोहम्मद बिन अहमद था। तो अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहाल मोहम्मद बिन अहमद। ठीक। और कह रहा चांदी के सिक्का पर संस्कृति मुद्रा लेख गजनवी ने प्रारंभ किया था। जो चांदी के सिक्का पर संस्कृत मुद्रा लेख जो थी वह गजनी ने पहली बार प्रारंभ किया था, जिसने एक तरफ अरबी भाषा तथा दूसरी तरफ संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। महमूद गजनवी जो सिक्का चलाया था एक तरफ संस्कृत भाषा में प्रिंट किया गया था और दूसरी तरफ अरबी भाषा में। ठीक। तो संस्कृत भाषा का सिक्का चलाने वाला कौन था? महमूद गजनवी था। आगे बात करें महमूद गजनवी को बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह कौन थे? अल कादिर बिल्लाह ने सुल्तान कहकर संबोधित किया था। महमूद गजनवी को सुल्तान कहकर संबोधित करने वाले अल कादिर बिल्लाह थे, जिन्होंने खलीफा ने इसको यामिनी उदौला और यमीन उल बिल्लाह की उपाधि से सम्मानित किया था। यामिनी उद बिल्लाह की उपाधि से सम्मानित किया था। और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी का असाध्य रोग मलेरिया से इसकी मृत्यु हो गई थी। तो महमूद बिन गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? 1030 ईस्वी में, जो कि मलेरिया रोग से मृत्यु हो गई थी। ठीक। तुर्क आक्रमण का दूसरा चरण देखते हैं महमूद गौरी का। मोहम्मद गजनवी खत्म होता है तो मोहम्मद गौरी के बारे में हम देखते हैं। अब आता है दूसरे चरण में महमूद गौरी। तुर्क एक जनजाति थी जो कि अफगानिस्तान के क्षेत्रों में रहती थी। इसके दूसरे चरण का नेतृत्व मोहम्मद गौरी ने किया, जो अफगान के गौरी का रहने वाला था। इसका पूरा नाम मोहम्मद गौरी या मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था। शिहाबुद्दीन भी कहते थे लोग इसे गौर वंश का मोहम्मद भी कहा जाता है। मोहम्मद गौरी जो है गौर वंश का मोहम्मद भी से कहा जाता है। इसने जो है 1173 ईस्वी में गौर प्रदेश का शासक बना। महमूद गौरी जो है इन्होंने 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गौर प्रदेश का शासक बना। 711 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जो है गौर प्रदेश का शासक बना और 1175 ईस्वी में इसने जो है मुल्तान एवं सिंध पर आक्रमण किया था। मुल्तान एवं सिंध पर आक्रमण किया और 1178 ईस्वी में इसने जो है पाटन या गुजरात पर भी आक्रमण किया, किंतु वहाँ के शासक जो थे भीमदूती थे। भीम प्रथम से जो आक्रमण हुआ था वो मोहम्मद गजनवी से हुआ था और भीमदूती से जो आक्रमण हुआ था उसका मोहम्मद गौरी से हुआ था।
भीमद्वितीय ने माउंट आबू जो पहाड़ी है उसे बुरी तरह से पराजित किया। यह तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय थी। पहली बार तुर्क आक्रमणकारी हारे थे तो किससे हारे थे? भीमद्वितीय से हारे थे। 1178 ईस्वी में सबसे पहले आक्रमणकारी जो थे उनको हराने वाले जो थे भीमद्वितीय हराए थे। ठीक, बात करें फिर मोहम्मद गौरी 1159 ईस्वी में पेशावर और 1181 ईस्वी में तथा 1185 ईस्वी में सियालकोट को जीत लिया था। मोहम्मद गौरी जो है 1179 ईस्वी में पेशावर को लूटा, 1181 ईस्वी में लाहौर को, 1185 ईस्वी में सियालकोट को भी लूट लिया। आगे बात करते हैं। मोहम्मद गौरी जो है लाहौर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को जीतता गया। इसने लाहौर को केंद्र बनाया। जब क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया तो उसका एक केंद्र बनाया लाहौर को। आगे देखते हैं। इसने जो है पंजाब, जो मोहम्मद गौरी है, पंजाब के भटिंडा पर जब अधिकार किया तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय विवाद हो गया। जब मोहम्मद गौरी जो है भटिंडा पर आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय से इनका विवाद हो गया, जो 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था। तो ये तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। प्रथम तराइन युद्ध के बारे में बात हो रही थी। तो पहला जो तराइन का युद्ध था पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गौरी जो है हार गया था। फिर दूसरा होता है 1192 ईस्वी में। द्वितीय तराइन के युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी जयचंद से मिल गया। जयचंद से के सहयोग से पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। जयचंद के सहयोग से पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और उनकी हत्या कर दी। पहला तराइन का युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे उन्होंने जीत लिया था 1191 ईस्वी वाला। फिर 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद बिन गौरी का साथ दे देते हैं जयचंद और पृथ्वीराज चौहान जी हार जाते हैं और हारने के बाद जो है मोहम्मद गौरी इनकी हत्या भी कर देता है। इसीलिए जो है अपना गद्दार जो कहते हैं जयचंद को। अगला है महमूद गजनवी का सेनापति जो था मलिक अयाज सुल्तान था। महमूद गजनवी का जो सेनापति था वो मलिक अयाज सुल्तान था। इतिहासकार बीएस स्मिथ ने इन्हें कहा है कि तराइन का द्वितीय युद्ध जो है ऐसा निर्णायक युद्ध साबित हुआ है जिसमें भारत पर मुस्लिमों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण परिणाम मात्र थे। ठीक, जो इतिहासकार थे बीएस स्मिथ ने कहा है तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ है ऐसा निर्णायक युद्ध साबित हुआ है जिसमें भारत पर मुस्लिमों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले जो आक्रमण हैं वो परिणाम मात्र थे। ठीक, फिर बात करते हैं तराइन के युद्ध के बाद गौरी ने मेरठ अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। मोहम्मद गौरी जो है तराइन के युद्ध के बाद जो युद्ध करता है मेरठ में और अलीगढ़ में, इन पर अधिकार कर लिया और इनकी राजधानी जो बनाया दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। फिर 1194 ईस्वी में 1194 ईस्वी में चंदवार के युद्ध में फिरोजाबाद 1194 युद्ध हुआ था फिरोजाबाद में, उसने गढ़वाल शासक जयचंद को भी पराजित कर दिया था। जो जयचंद
जो साथ दिए थे मोहम्मद गौरी का, उनको भी पराजित कर दिया और उनकी हत्या भी कर दिया था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिन्होंने 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया तथा बिहार शरीफ नामक एक शहर बसाया था। तो मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था, मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे दोस्तों। एक कुतुबुद्दीन ऐबक था, एक यालदोज था, एक कबूजा था। तो उसमें जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रमुख जो सबसे बड़ा गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी था। तो इसने जो है 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था और उसी के पास में बिहार शरीफ नामक एक शहर बसाया था। ठीक। और 1205 ईस्वी में गौरी ने अपनी, जो मोहम्मद बिन गौरी है, अपना अंतिम अभियान पंजाब के खोखर जातियों से विरुद्ध किया। मोहम्मद गौरी जो है 1205 ईस्वी में अपना अंतिम अभियान जो है पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध किया, जिसमें मोहम्मद गौरी का सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में बिहार विजय और 1204-5 में बंगाल विजय तथा 1206 में असम पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी के समय सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है। जब मोहम्मद गौरी आक्रमण किया था तो उस समय उसके शासनकाल में जो भारतीय के सिक्के थे उसमें लक्ष्मी का अंकन मिलता था दोस्तों, लक्ष्मी का चित्र मिलता था। फिर आगे बात करें तो मोहम्मद गौरी के साथ प्रसिद्ध चिश्ती संत मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। मोहम्मद गौरी के साथ प्रसिद्ध चिश्ती जो थे, जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, वो भारत आए थे, जिन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किए थे। मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था। ठीक। तथा जयचंद को पराजित करने के बाद गौरी द्वारा भारत में जीते गए प्रदेशों को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था दोस्तों, क्योंकि मोहम्मद गौरी के पास कोई पुत्र नहीं था और जयचंद को इसने पराजित कर दिया था। तो अपना जो क्षेत्र जो जीता था भारत का, तो उसे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया और वापस गजनी लौट गया। अपना जो सभी क्षेत्र को जो जीता था, कुछ क्षेत्रों को, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर अपना जो है गजनी लौट गया। ठीक। और फिर बात करें, मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्षता प्रदान किया था। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्षता प्रदान किया था। 1206 ईस्वी में दमयक नामक स्थान पर रामलाल खोखर ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दिया था। तो मोहम्मद गौरी की हत्या करने वाला कौन था? तो रामलाल खोखर, जो खोखर जनजाति से आते हैं। तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। और बात करें तो मोहम्मद गौरी को गजनवी में दफनाया गया। जो मोहम्मद गौरी है गजनी का रहने वाला था, तो वहीं गजनी इसको दफनाया गया। मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलाम थे। अभी हमने बताया कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज और कुबाजा, 3 गुलाम थे। अब देखते हैं आगे। जो दोस्तों थ्योरी था यहीं समाप्त हुआ। इसके बाद 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसको हम अगले पार्ट में अपलोड करेंगे वीडियो। तो चलिए वीडियो आज का यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में 1 लाइनर क्वेश्चन में। इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करेंगे। ठीक दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।